नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी सफलताएं हासिल करी हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अनंत सबदानी सर की, जो कि सबदानी कोचिंग के डायरेक्टर हैं, जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफी जाना जाता है। इन्होंने काफी लोगों को ड्रीम जॉब दिलाने में बहुत मदद करी है। तो आइए जानते हैं इनसे इनके सक्सेस स्टोरी के बारे में। थैंक यू अमीन जी, आपने इतना परिचय दिया। अच्छा, शायद मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि जो आपने बोला शायद मेरे बारे में ही है। खैर, जैसा भी है, आपने अगर ये सारी चीजें बताई हैं तो मैं आज बताना चाहूंगा कि लगभग 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो भोपाल और भोपाल के आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों से हमारे पास आते थे। 1972 से लेकर आज तक लगभग इस 50-60 साल का एक ऐसा लंबा सफर है जिसमें 5 लाख के आसपास जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़े हैं, उसमें से 1,15,237 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी जॉब हासिल करके एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। कहते हैं कि एक आदमी पढ़ लिख के कुछ अच्छी जॉब पे पहुंच जाता है तो वो नहीं, उसकी 3 पीढ़ियां सक्सेसफुल हो जाती है। एक वो अपने हस्बैंड वाइफ, एक उनके आने वाला पीढ़ी जो उनके बच्चे होंगे, और एक उनके ऊपर जो माता पिता होते हैं। तो एक व्यक्ति की अगर कहीं जॉब मिलती है उस एक व्यक्ति को, तो उसकी 3 पीढ़ियां जो है वो तर जाती है। तो सर बताइए, सबदानी कोचिंग को इतना बड़ा नाम बनाने में आपका क्या राज रहा और इसकी सफलता के पीछे आपको क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? सबदानी कोचिंग, जिसको आज आप एक नाम के रूप में जानते हैं, एक ब्रांड के रूप में जानते हैं, सबदानी कोचिंग जनरली एक व्यक्ति का नाम है। वो मेरे पिताजी लालचंद सबदानी, उन्हीं के नाम पे सबदानी की शुरुआत हुई। मेरे फादर ने 1971 में गवर्नमेंट का एग्जाम फेस किया, वो खुद बैंक में सिलेक्ट हुए। जब 1971 में सिलेक्ट हुए तो 72 में 4 स्टूडेंट जो उनके घर के आसपास रहते थे वो आए। उन्होंने उससे पूछा कि आपने तैयारी कैसे की। उन्होंने उनको समझाया, चारों को तैयारी करवाई और 4 गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए। जब वो 4 बाहर गए पास होने के बाद, वो 4 अगले साल 40 के आंकड़े में पहुंच गए। वो 40 400 हो गए, 4 लाख हो गए, और ये आंकड़ा आज इतना बड़ा हो गया है कि 1,15,000 के आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय गवर्नमेंट जॉब में है। भले वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें क्लरिकल और ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है, ये एक तरह का, हम इसको चैलेंज नहीं ले रहे हैं, हम एक तरह का इसको लिए अप्रिसिएशन ले रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो आज बेरोजगार है, जिसके फैमिली जब वो 18 या 20 साल का होता है तो फैमिली की उम्मीद उस बच्चे से बढ़ जाती है, क्योंकि अब तू पढ़ लिख के आगे बढ़ गया है, अब तू अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि ऐसे स्टूडेंट आते हैं। हम केवल उनको एक दिशा देने का काम करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। वो स्टूडेंट मेहनत करता है और सफल हो जाता है और नाम हमारा हो जाता है। तो ये केवल चैलेंज के रूप में नहीं, हम इसको एक एप्रिसिएशन के रूप में सिलेक्ट करते हैं। तो सर आप हमें बताइए कि आपको सबदानी कोचिंग स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से मिला और आपका विजन कैसे बदला है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टार्ट है वो मेरे फादर ने किया था 1972 में। उसके बाद जो हमारा विजन है वो समय के हिसाब से बदलता रहा। कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। 1972 में जो सिचुएशन थी, आज 2024 में या 25 में ऐसी सिचुएशन नहीं है। समय के हिसाब से जैसे जैसे डिमांड हुई, जैसे जैसे गवर्नमेंट एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी क्लासेस के कंटेंट को चेंज किया। कुछ समय पहले तक क्लरिकल एप्टीट्यूड आता था, गोले काले करने की प्रथा थी, ओएमआर फिल करने की प्रथा थी। अब धीरे धीरे उन्होंने कंप्यूटराइज ले लिया, हर चीज अब ऑनलाइन हो गया, हर चीज डिजिटल हो गई है। तो इन सारी चीजों को हमने भी अडॉप्ट किया और अब सबदानी कोचिंग भी पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है, पूरी तरह से हम लोग भी डिजिटल हो गए। और मैं स्टूडेंट से भी बोलना चाहूंगा, अगर आपको आगे बढ़ना है, भले आज या आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें उसके बाद, तो परिवर्तन जो है इसको हमेशा एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। जो भी लाइफ में नए नए चेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, देखिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। सर हमें बताइए कि पोस्ट पेंडेमिक एरा में सबदानी कोचिंग ने टेक्नोलॉजी के एडेप्शन को कैसे फेस किया? बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा। आप अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो शायद मैं अपनी बात बात में ये चीज बता देता। आप नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था जिसको हमने कोविड के नाम दिया। वो पेंडेमिक इस प्रकार से था कि अगर किसी की दुकान थी तो 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन के लॉकडाउन के बाद खुल गई। एक बार दोबारा जब लॉकडाउन लगा तो भी इतने दिन का लगा। लेकिन एजुकेशन फील्ड ऐसी है, भले स्कूल बोले, कॉलेज बोले, कोचिंग्स बोले, हम लोगों का जो लॉकडाउन था वो लगभग 2 साल का था। और 2 साल में जो बच्चा था वो एकदम से निराश हो गया था। 2 साल तक कोई वैकेंसीज नहीं निकली, 2 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आया, 2 साल तक बच्चे को कोचिंग की शक्ल देखने को नहीं मिली। हम भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार थे। हमारा इंस्टीट्यूट भी 2 साल बंद रहा। उस समय हमने सब्र किया, हमने अपनी क्लासेस को ऑनलाइन मोड में ले आए, क्योंकि मैंने बताया ना कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। ऑनलाइन उस समय हमारे लिए नया था, लेकिन धीरे धीरे हमने उसको अडॉप्ट किया। हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव हुए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया।
आज हम ऑनलाइन को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं, भले क्लासेस के माध्यम से बोले, भले ही टेस्ट के माध्यम से बोले। लेकिन बच्चों मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन से आप अपना कोर्स तो कवर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कभी भी आपको सिलेक्ट नहीं करवा सकता। सिलेक्शन के लिए आपको एक माहौल चाहिए, आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां बैठ के आपको कंपटीशन फील हो, और वो हमेशा ऑफलाइन क्लासेस से आएगा। पैंडेमिक में टाइम में हमने इसको अडॉप्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन से अच्छा कुछ भी नहीं। तो सर हमें बताइए कि सावधानी कोचिंग जो है दूसरी कोचिंगों से हमें क्या अलग बनाती है? सावधानी कोचिंग दूसरी कोचिंग से अलग नहीं है। दूसरी कोचिंग भी वही काम करती है जो हम करते हैं। मैं अपने आप को कभी अलग नहीं मानता। हमारे फैकल्टीज वही हैं, हमारा स्टाफ वही है, हमारे डायरेक्टर वही है, हमारा कोर्स वही है, हर चीज सेम है। हम बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हम अलग केवल अपने स्टूडेंट्स में हैं। उधर कुछ और स्टूडेंट होंगे, हमारे कुछ और स्टूडेंट हैं। हमें अलग अगर कोई बनाता है तो हमारे स्टूडेंट बनाते हैं। स्टूडेंट आते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हम में काबिलियत होती, हम अलग होते, तो आज हम उन 5 लाख लोगों को पास करवा चुके होते जो वाकई में जॉब के लिए हमारे पास आए थे। लेकिन हमने पास करवाया केवल 1,15,000 को। वो चीज हमें अलग बनाती है, क्योंकि हम अलग नहीं है, हमारे स्टूडेंट अलग हैं। जो स्टूडेंट मेहनत करता है, जो स्टूडेंट अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण मानता है, वो अलग है। और वो अलग जो है, वो अलग हमेशा अपनी एक छाप छोड़ते हैं, भले ही वो स्कूल की एजुकेशन में हो, भले ही कॉलेज एजुकेशन में हो। आज अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तब वो अपने आप को अलग मानते हैं। आज के बाद अगर वो अपने जीवन में कहीं भी किसी भी जगह खड़े होंगे, किसी भी जगह जॉब में होंगे या अपना कोई बिजनेस चालू करेंगे, वो स्टूडेंट अपने आप को अलग बनाएंगे। हम में काबिलियत नहीं है, हम में केवल इतना जज्बा है कि हम उन स्टूडेंट को इतना काबिल बना सकें कि वो सही क्वेश्चन पूछने का तरीका अपना सके। सर आपके इतने सालों की जर्नी में जो आपकी लाइफ का प्राउड मोमेंट है या माइलस्टोन जो है वो क्या है? अमीन जी, आपने पूछा प्राइड मोमेंट। ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं जो हमारे लिए प्राइड है, हमें प्राउड फील कराते हैं। लेकिन उनमें से एक इंसिडेंस आपको बताता हूं जिसके कारण आपको लगेगा कि सावधानी कोचिंग क्या है। थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि सावधानी कोचिंग कैसे काम करता है, तो मैं बताता हूं सावधानी कोचिंग कैसे काम करता है। सावधानी कोचिंग बहुत सारे बैंक्स के साथ ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है। स्टेट बैंक उनमें से एक ऐसा बैंक है जिसके साथ हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट कराते रहते हैं। एक बार ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के लिए मैं रायपुर गया। रायपुर में जो एचआर डिपार्टमेंट है उसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर के कैबिन में मुझे जाना था ये पता करने के लिए कि सर ट्रेनिंग हम लोग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे कोटेशन सबमिट करना था। जब मैं उनके कैबिन के बाहर बैठा था तो उनका जो असिस्टेंट था उसने मुझे बोला कि आप अपना कार्ड दीजिए, मैं एजीएम सर को देता हूं, एजीएम सर टाइम देंगे फिर आप आइएगा। मैं काफी देर वहां बैठा था। बहुत देर बाद जब मैंने अपना कार्ड उनको दिया, वो कार्ड अंदर गया। जैसे ही कार्ड अंदर गया मुझे उन्होंने बोला कि आइए आप भी। अब मैं अंदर आने के लिए जैसे गेट खोलने के लिए अंदर बढ़ा तो गेट मेरे खोलने से पहले अंदर जो एजीएम अपने चेयर पे बैठे थे वो गेट खोल के आए और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के अंदर किया और मेरे पांव छुए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो एजीएम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस समय ऑफिसर की कैटेगरी पर बैठा है, जिससे मैं एक काम लेने आया हूं कि मुझे आपके बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, उसने मेरे पांव छुए, मुझे बिठाया। मैंने सबसे पहले तो मैं शॉक था कि हुआ क्या। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मुझे जो स्टोरी बताई, उनकी स्टोरी बताने के पहले मैं जब तक कुछ बोलूं उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो क्या था आप समझिएगा। उन्होंने बोला कि मैं दमोह के पास में एक रहली करके गांव है, मैं वहां रहता था। मेरे पिताजी बचपन में शांत हो गए थे। मेरी जो माताजी थी वो सिलाई करके हमारा घर चलाती थी। जब मैं 12th पास हुआ तो मुझे किसी ने बताया कि भोपाल में एक सावधानी कोचिंग है। उस सावधानी कोचिंग में लालचंद सावधानी सर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोचिंग कर सकूं। मैं आपकी कोचिंग के बाहर आया। 5 बजे का टाइम था। 5 बजे सावधानी सर आते थे, यानी मेरे फादर आते थे। 5 बजे मैं बाहर खड़ा हो गया। जब आपके फादर आए तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे कोचिंग करनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आपके फादर यानी सावधानी सर ने कुछ नहीं पूछा, कहा ये बच्चे बैठे हैं आप भी इसमें बैठ जाओ। मैं उसमें बैठ गया। जब 2 घंटे की क्लास खत्म हुई उसके बाद मैंने उनसे बोला कि सर मैं क्लास तो ले रहा हूं, मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मैं पहली बार भोपाल आया हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाले। मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। जब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाले तो उनकी जेब में जो भी निकला 200, 500, 700 मुझे दे दिए। मैं इतना खुश हुआ कि एक अनजान व्यक्ति ने, जो मुझे जानता भी नहीं था, उसने मुझे क्लासेस दी फ्री ऑफ चार्ज और उन्होंने 500 रुपए भी दिए। मैं बड़े पकाई से उस 500 रुपए में से रहने लगा। 100-200 रुपए उसमें से खर्च किए। जब क्लासेस चल रही थी 1 महीने बाद आपके फादर ने मुझे बोला कि भारतीय स्टेट बैंक की भर्तियां आई हैं, आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। मैंने उस 50 रुपए से, उसी अमाउंट में से 50 रुपए का फॉर्म भरा। मैं भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क की जो नौकरी की। क्लर्क के बाद में धीरे से ऑफिसर बना, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 5 तक पहुंचा और आज मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे यहाँ हूँ। आपके पिताजी ने जो मुझे 500 रुपए दिए थे, आज मैं वो 5 लाख के रुपए में उनको वापस करूंगा तो भी शायद कम है। इतने सालों बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद से मैं आपके फादर से कभी नहीं मिला, लेकिन आज जब उनका बेटा मेरे सामने आया तो मैं इतना खुश हुआ कि मैंने सबसे पहले आपके पांव छुए। मैंने आपके पांव नहीं छुए,
मैंने आपके पिताजी के इनडायरेक्टली पांव छुए। वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए था कि प्राउड का एक मोमेंट था कि मेरे फादर ने लाखों लोगों की जिंदगी बनाई। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि कोचिंग की शुरुआत हुई थी 1972 में। 1972 से 1992 तक सावधानी कोचिंग फ्री ऑफ चार्ज चला है, हमने कभी पैसे नहीं लिए। ये वो घड़ी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो भोपाल में 1972 से चालू हुआ है। 1972 में जब कॉलेज इतने थे कि वो उंगलियों पे गिने जा सकते थे, उस समय का जो इंस्टीट्यूट है वो अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने बिना किसी प्रॉफिट के 20 साल तक फ्री ऑफ चार्ज चलाई है। और आज भी अगर हमारी कोई फीस सुनता है तो उसको ताज्जुब होता है कि हम बहुत कम फीस में बच्चों को ऐसी सुविधा देते हैं कि जब तक उसका सिलेक्शन ना हो तब तक आ सकता है। ये मोमेंट जो है मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। सर, आज के इस कंपटीशन वाले दौर के अंदर आप अपने स्टूडेंट को कैसे गाइड करते हैं? आज की डेट में जिसने अपने आप को टीचर समझ लिया, समझिए वो खत्म हो गया। क्योंकि एजुकेशन का कभी अंत नहीं होता, केवल संत हैं जिनका अंत कभी भी नहीं होता। उसी प्रकार से एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिनका अंत कभी नहीं होता। अगर हमने समझ लिया कि हम टीचर हैं, हम सर्वे सर्वा हैं, तो शायद हम पढ़ा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने स्टूडेंट को ऐसी चीजें प्रोवाइड करें जो वो खुद बोलते हैं। आज की डेट में आप देख रहे होंगे हर बार हर पेपर को अगर आप फेस करें तो हर पेपर में कुछ ना कुछ नई चीज आती है। वो नई चीज हमें सीखने को मिलती है और वो सीखने को हमारे स्टूडेंट से मिलती है। हमारा स्टूडेंट जब कोई पेपर देके आता है तो बताता है सर इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, उसमें ये सारी चीजें हैं। हमारे फैकल्टी के कान में जब ये बात आती है वो उसको एडॉप्ट करते हैं, उस चीज को सीखते हैं कि नई चीज क्या चेंज आ रही है और उस चेंज को अगले साल के लिए प्रिपेयर करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अगले साल जो क्वेश्चंस आते हैं उसी पर बेस्ड आते हैं, बच्चे वो पढ़ते हैं, पास होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। उसी प्रकार से हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, बल्कि हमें तो ये सीखना चाहिए कि हर स्टूडेंट हर दिन कुछ ना कुछ नया हमसे सीख के जाए। और हम स्टूडेंट से ही पूछते हैं। कहना चाहिए कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो बोलते जाते हैं और एक वो होते हैं जो सुनते जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जिसका भी लिसनिंग पावर ज्यादा अच्छा है, सुनने की क्षमता अच्छी है, वो बोलने की भी क्षमता अच्छी रखता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से हमारे टीचर भी जितना अच्छा सुनेंगे अपने स्टूडेंट को, उतना अच्छा बोल पाएंगे, उतना अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो हमारी जो काबिलियत है हमारे फैकल्टीज की, वो हमारे स्टूडेंट पर डिपेंड करती है। अगर स्टूडेंट अच्छे क्वेश्चन पूछेगा तो फैकल्टी भी अच्छा पढ़ा पाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी आपने कभी ऑर्केस्ट्रा देखा होगा, हम कभी ऑर्केस्ट्रा करते हैं या कोई गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं तो दो स्पीकर जो होते हैं वो सामने ऑडियंस की तरफ होता है और एक छोटा सा स्पीकर जो होता है उसके सामने होता है जो बोलता है, जो गाता है। उसी प्रकार से अगर हमारा फैकल्टी केवल बोलता जाएगा और सामने से फीडबैक नहीं आएगा तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सामने से जब क्वेश्चन आंसर आते हैं, जब स्टूडेंट आंसर पूछता है, तब फैकल्टी को पढ़ाने मजा आता है। ये हमारा कोर है। तो सर हमें एक बात बताइए कि आज के इस कंपटीशन और टेक्नोलॉजी के टाइम पर आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ट्रेंड को कैसे फॉलो करता है? मैं जितना जानता हूं आप एक इन्फ्लुएंसर हैं जी, और ट्रेंडिंग के बारे में आपसे बेहतर कौन जान पाएगा। तो मैं क्या सही हूं कि जो चीज ट्रेंडिंग में है उसको आप अडॉप्ट करते हैं और जो ट्रेंडिंग में होती है उसी पे रील्स बनाते हैं, उसी पे वीडियो बनाते हैं। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सर। बस ट्रेंड को ट्रेंड सेम, बनाना पड़ता है हमें भी। बिल्कुल सही। तो सेम हमारे साथ भी यही चीज है कि जो ट्रेंडिंग है वो हमारा है। जो ट्रेंडिंग है अगर हम उसमें नहीं चले, यानी परिवर्तन को अगर अपने अपना पार्ट नहीं बनाया, तो शायद हम कभी भी उस दौड़ में नहीं लड़ पाएंगे। हम अगर ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, ट्रेंडिंग हमारे भाषा, आपकी भाषा में होता है ट्रेंडिंग सॉन्ग, ट्रेंडिंग वीडियो, वायरल चीजें। हमारी भाषा में ट्रेंडिंग होता है कि इस समय एग्जाम क्या चाह रहा है, इस समय एग्जामिनर की सोच क्या है, इस समय अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उसको क्या सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। एक रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं अपने तार्किक योग्यता से डिपेंड करता है। रीजनिंग हर किसी की अलग अलग होती है। आप किसी चीज को अलग तरीके से सोच रहे हैं, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूं। मान के चलिए ये एक कप है जिसपे प्ले होटल लिखा हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि ये कप जो है आधा खाली है, आप कह सकते हैं आधा भरा हुआ है। दोनों का आंसर सही है, दोनों की रीजनिंग अलग अलग है। बस यही डिपेंड करता है कि लोगों की सोच क्या है, ट्रेंड क्या है। तो हमारा जो ट्रेंड है वो रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि आज की डेट में लोगों की सोचने, समझने की और करने की क्षमता क्या है। बस उसी को ही, जिसको आप ट्रेंडिंग बोलते हैं, उसको हम ट्रेंडिंग बोलते हैं कि लोगों की सोच क्या है, एग्जामिनर क्या सोच रहा है, एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि सिलेक्ट हम किसको करें, जिनकी सोच क्या है, उस सोच को मैच करना ही अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग। सर, इस मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है और आप लोग इस चीज को कैसे अडॉप्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी को कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा और बुरा। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जितना कम से कम यूज करे उतना अच्छा है और जितना ज्यादा यूज करे उतना बेकार है।
एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, भले ही मोबाइल आए ना आए, मैसेज आए ना आए, बार बार मोबाइल खोल के देखेंगे। हाँ, आप अगर देखेंगे हमारे आसपास अगर कोई बैठा हुआ है तो वो भी दिन भर मोबाइल देखता है, फिर जेब में रखता है। बिल्कुल। कोई लड़की अगर गाड़ी चला रही है थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती है और रखती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि सोशल मीडिया का मिसयूज कैसे होता है। जितना ज्यादा हम किसी का यूज करेंगे वो मिसयूज कहलाता है। मेरा एक दोस्त था, उसकी दादी खो गई। सबसे पहले लोग अखबारों में जाते थे, पहले अखबारों में ऐड देते थे, आजकल बंद हो गया। दादी का फोटो खींचा और लिख दिया मिसिंग, दादी गुम हो गई। वो मैसेज इतना चला इतना चला इतना चला कि दादी तो मिल गई लेकिन मैसेज नहीं मिला। मैसेज अभी भी घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। दादी घर आ गई, सेफली पहुंच गई। अगले दिन सुबह सुबह दादी मॉर्निंग वॉक पे निकली, 2 लोग उनको पकड़ के फिर से घर आके छोड़ गए कि दादी गुम हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि दादी आराम से सोई हुई थी। शाम को सत्संग का टाइम हुआ, दादी जैसे ही घर से बाहर निकली सत्संग के लिए, 3 लड़कियों ने उनको पकड़ के फिर घर छोड़ दिया। वो मेरे दोस्त की माँ परेशान हो गई, कह रही यार ये दादी घर में ही रह रही है, दिन भर जा ही नहीं रही, जैसे ही जा रही है कोई ना कोई छोड़ के चला जा रहा है। हाँ। तो ये सोशल मीडिया का मिसयूज है। मैंने हंसी के माध्यम से आपको ये चीज बताई। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया केवल उतना ही यूज करें जितना आपके काम का हो। आजकल अगर आप अपने मोबाइल का ट्रैकर चेक करेंगे, अगर उसमें देखेंगे तो 1 घंटे में से 5 से 6 घंटे आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। अगर उसका कोई आउटकम है, उससे अगर कोई इनकम हो रही है, जैसे आप इन्फ्लुएंसर है, आपकी कहीं ना कहीं उससे इनकम जुड़ी हुई है। लेकिन जो यंगस्टर वेले बैठे हैं वो दिन भर मोबाइल पे रीले बनाते हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग पर गाने बनाते हैं और अपनी लाइक्स का इंतजार करते हैं कि हाँ 100 हो गई 200 हो गई। हाँ। जो सच बता रहा हूँ, ये जिसको हम लाइक ढूंढ रहे हैं, जिसको हम अपना दोस्त मान रहे हैं, जिसको हमें लग रहा है कि इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, एक छोटी सी कहावत के माध्यम से बताता हूँ। मेरे भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे 1500 दोस्त हैं, लेकिन घर के पड़ोसी से मेरी बात बंद है। हम किस युग में जी रहे हैं हमें ही नहीं मालूम। हमें लग रहा है कि वो असली दोस्त हैं हमारे, जो हमें लाइक करते हैं, जो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। असली में वो फ्रेंड नहीं है, वो एक डिजिटल फ्रेंड है और वो कभी भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। असली फ्रेंड आपके फैमिली वाले हैं, आपके वो दोस्त जो दिन भर आपके साथ रहते हैं, आपके वो दोस्त जो दिन भर आपको सही गलत का फैसला लेने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आपका वो पड़ोसी जो सुख दुख में कभी भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो रात को 2 बजे आप मैसेज टाइप करके देखिएगा कितने लोग आते हैं। जो आपके पड़ोसी हैं सबसे पहले वो पहुंचेंगे। तो मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि जो डिजिटल है, जो सोशल मीडिया है, उसका यूज उतना ही करना चाहिए जितना आप उससे बेनिफिट ले सके। जब वो आप पे हावी हो जाए तब शायद आपको उसको छोड़ देना अच्छा लगे। किसी भी चीज का एक्सेस होना आपके लिए हार्मफुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बोला। लेकिन सर, इन सब चीजों से स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग इसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, कैसे उनको मैनेज करते हैं, क्या उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया जो है एक प्रकार का धोखा है, और लोग धोखा मालूम इसलिए खाते हैं क्योंकि धोखा पी नहीं सकते। ये सच्चाई है, इसीलिए धोखा खाते हैं। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर तो हमें धोखा मिल ही नहीं सकता, सोशल मीडिया एकदम सही है, जबकि सबसे ज्यादा अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल। आप देख रहे होंगे, आप न्यूज़पेपर उठाइए, आप टीवी का चैनल बदलिए, आपको दिन भर दिख जाते होंगे फ्रॉड है। आप अपने पे सोचिए, आपके आसपास के दायरे में सोचिए कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे फ्रॉड करते हैं। आजकल आप व्हाट्सएप खोलिए, उस पर डिजिटल कार्ड आता है, कार्ड पे क्लिक कीजिए, आपका मोबाइल हैक हो जाता है। आपके मोबाइल पे सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है, आप उसको रिक्वेस्ट को ओपन कीजिए, वहां से वीडियो कॉल चालू हो जाता है और उसमें गलत चीजें चालू हो जाती है। तो ये सब जो डिजिटल है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे हावी हो गया है। ये आपको धीरे धीरे अंदर से कुपोषित करता जा रहा है, आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और कहीं ना कहीं सारी चीजें यहीं से चालू हो रही हैं। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, सोशल मीडिया का उतना ही यूज करें जितना वो आपके लिए हेल्पफुल है। जिस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि बिना मोबाइल के आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, समझिए सोशल मीडिया आप पे हावी हो गई है। इन सारी चीजों को छोड़िए, डिजिटल को धीरे धीरे कम कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा डिजिटल बंद कर दीजिए, डिजिटल तो हमारी अब जरूरत बन गया है, डिजिटल को बंद मत कीजिए, लेकिन धीरे धीरे उसको कम कीजिए। मैं तो आज भी बल्कि डिजिटल को प्रमोट करूंगा। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, आपको मालूम होगा कंप्यूटर को इस देश में लाने वाले वही हैं। आज भले हमारी दूसरी गवर्नमेंट कुछ भी बोले, लेकिन असली में जो डिजिटाइजेशन है जो आज चल रहा है, जिसके पहले मोबाइल आया, मोबाइल के पहले कंप्यूटर आया, तो इस कंप्यूटर के इंडिया में जनक कौन थे? वही राजीव गांधी जी थे। तो उनकी जो सोच थी आज काफी आगे चली गई है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस कंप्यूटर को लाने के बाद हमारे जो युवा पीढ़ी है वो केवल इसमें डूब जाएगा। आप देख रहे होंगे आज 2 साल का बच्चा भी मोबाइल इतनी स्पीड से चलाता है जो एक 50-60 साल का आदमी नहीं चला पाता। कहीं ना कहीं इससे हमें डरना पड़ेगा, इससे हमें जो भावी चुनौती है इसका हमें सामने करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप और आपकी टीम उन्हें कैसे गाइड करती है? करती नहीं है यार। सावधानी कोचिंग के जो फैकल्टीज है,
हम लोग बच्चों को ये बताते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपको ग्रेजुएशन तक का वेट नहीं करना है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो और आपकी एज 18 साल हो गई है तो समझिए कमर कसने का समय आ गया है। आपको फर्स्ट ईयर के साथ साथ अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। कहते हैं कि अर्जुन ने भी सबसे पहले चिड़िया नहीं देखी, वो चिड़िया की आंख को देखा और उसका निशाना माना। उसी प्रकार से आपको सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना होगा, गोल सेट करना होगा कि आपको जाना कहाँ है। आपको एसएससी करना है, आपको यूपीएससी करना है, आपको बैंक, रेलवे, व्यापम जो भी एग्जाम टारगेट करना है, उस एग्जाम को आप चिड़िया की आंख समझिए। उस आंख को निशाना मारने के लिए सबसे पहले आपको उसका कंटेंट पढ़ना होगा। मान के चलिए आपने टारगेट सेट किया है कि मुझे चिड़िया का आंख के रूप में पीएससी दिख रहा है, तो पीएससी आपकी चिड़िया की आंख है। अब पीएससी के लिए क्या क्या आएगा, एक सीसेट आएगा, एक दूसरा एप्टीट्यूड का पार्ट आएगा, साथ में जीएस का पार्ट आएगा। उस जीएस के जो सब्जेक्ट है उसको एक एक करके थॉरो नॉलेज लीजिए, क्लासेस में आइए, क्लासेस में बेसिक पढ़िए। और दूसरा एक शब्द है जो आपने हर जगह सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन्स ऑल्सो। यानी कि प्रैक्टिस जो है वो लोगों को परफेक्ट बनाती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, बस उसी प्रकार से आपने पहले बेसिक क्लियर कर दिया। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसी चीज को रोज रोज रिवाइज कीजिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपको मालूम है कि आपको रोज कोई ना कोई वीडियो बनाना है। हाँ। पहली बार जब आप टेक लेंगे तो हो सकता है आप कुछ गलती करें, दूसरे में आपका थोड़ा सा और अच्छा आएगा, उसके बाद और परफेक्ट हो जाएंगे, और फिर इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि बिना टेक के आप सारा अपना वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। उसी प्रकार से अगर किसी को सिलेक्ट होना है, पहला एक टेस्ट दीजिए, हो सकता है उसमें फेल हो जाए, दूसरा दीजिए, पहले से ज्यादा मार्क्स आएंगे, तीसरा अगर आप देंगे तो आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, और जब आप रेगुलर वो टेस्ट देने लगेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। हम यही सिखाते हैं बच्चों को कि अगर आपको पास होना है तो आपको निराश नहीं होना। आप अगर क्रिकेट का एग्जाम्पल से समझें तो बॉलर ने बॉल फेंकी, आपने उसको प्लेट करने की कोशिश की बट छूट गई, कोई बात नहीं, आपको निराश नहीं होना है, दूसरी बॉल फिर आएगी। ये जिंदगी है, ये एग्जामिनर है जो आपको अगला एग्जाम के लिए बॉल फेंकेगा, दूसरी आएगी, आप फिर उसको मारने की कोशिश कीजिए, हो सकता है छूट जाए, तीसरी फिर आएगी। आप तब तक हार नहीं मान सकते जब तक आप मैदान नहीं छोड़ देते। अगर आप वहां खड़े हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उस क्रिकेट का बल्ला लेके सामने खड़े हैं, तो आप देखिएगा कि चौथी या पांचवी बॉल ऐसी आएगी जिसपे आप आगे बढ़कर मारेंगे लेकिन फिर छूट जाएगी। लेकिन आपको निराश वहां भी नहीं होना है, आपको मैदान छोड़ के नहीं जाना है, आप डटे रहिए, उसी जगह पे खड़े रहिए, आखिरी बॉल जरूर आएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब बैट जोर से घुमाएंगे तो छक्का जाएगा। उस छक्के का आपको इंतजार करना है। यही हमारे स्टूडेंट को हम बताते हैं कि आपको उस आखिरी गेंद तक उस मैदान में डटे रहना है। अगर आप उस गेंद के पहले फेल हो गए तो शायद आप हमेशा फेल रहेंगे, लेकिन उस गेंद का आप इंतजार करेंगे और इंतजार सही गेंद पे सही शॉट मारेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। सर, आपने इस एजुकेशन की फील्ड के अंदर एक एंटरप्रेन्योर होते हुए जो लेसन सीखे हैं वो क्या है? मैंने ये सीखा कि आज की डेट में ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, धन देने वाले थोड़े कम, और समय देने वाले तो बिल्कुल ही नहीं। तो आपको ये पहचानना होगा कि जो आपको समय दे रहा है, समझिए वो आपका साथी है। और यही लेसन सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाता है, किसी को बिजनेसमैन बनाता है, कि उसको कौन समय दे रहा है। आपकी फैमिली तो आपको समय दे रही है, लेकिन फैमिली के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा समय देता है आपको या आपके बिजनेस को, वो आपका स्टाफ है, वो आपके फैकल्टीज हैं। अगर वो लोग इतना ज्यादा समय दे रहे हैं तो आपको उनकी कदर करनी चाहिए। जिसने अपने स्टाफ को साथ में लेके चलना सीख लिया, जिन्होंने एक टीम वर्क में काम करना सीख लिया, वो मेरे ख्याल से कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। आप अगर कोई वीडियो बनाते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि आपका वॉइस ओवर रहता है, आपका फेस रहता है, लेकिन आपकी फिल्म हिट करने के पीछे ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे एडिटर हैं, ऐसे बहुत सारे कैमरामैन हैं जो अपनी शक्ल तो नहीं दिखाते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सेम वही एंटरप्रेन्योरशिप में होता है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपकी टीम बड़ी जोरदार होनी चाहिए। अगर टीम आपकी अच्छी है तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। बढ़िया है सर। सर, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या रहा और आप किन लोगों से ज्यादा इंस्पायर हुए? मैं अपनी लाइफ में दो लोगों को बहुत बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखता हूँ। एक मेरे फादर लालचंद सबधानी सर, जिनके कारण मैं पैदा हुआ, जिनके कारण मैं आगे बढ़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद अगर कोई लाइफ में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, मेरी वाइफ कर रही है। क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छा काम करने के लिए बाहर सुबह निकल जाता हूँ 7 बजे, तो मेरे पीछे मेरे परिवार को, मेरे घर को संभालने वाली जो मेरी अर्धांगिनी है, वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। मेरी लाइफ में अगर मैं किसी को रोल मॉडल मानता हूं तो मेरे फादर को मानता हूं, जिन्होंने 1,15,000 से ज्यादा लोगों का भविष्य संवारा, और उस व्यक्ति का मैं सुपुत्र हूं। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि उनका खून मेरे अंदर है। साथ ही साथ अगर मेरे इस परिवार को कोई आगे बढ़ा रहा है, वो मेरी वाइफ है, जो हमारे सबधानी के नाम को आगे ले जा रही है। वो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, खुद बैंक में है, उसके बावजूद भी अपने
अपना सुबह और शाम का टाइम वो घर में, परिवार में, बच्चों को पढ़ाने में और घर के सारी चीजों में लगाती है। कहना चाहिए कि एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आजकल तो लोग बोलते हैं कि एक बहुत ज्यादा सफल आदमी के पीछे बहुत सारी महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही महिला काफी है। वो महिला आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैं सच बता रहा हूं कि आज मेरी जिंदगी बदलने में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो मेरी वाइफ अदिति सबधानी का योगदान है। ऐसे ही हर किसी का एक ना एक रोल मॉडल होता है। कोई क्रिकेटर को रोल मॉडल मानता है, कोई किसी फिल्म स्टार को रोल मॉडल मानता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि जब शिव भगवान और पार्वती ने अपने दोनों बच्चों को, गणेश और दूसरे बच्चे को, बोला कि जाओ पृथ्वी के चक्कर लगा के आओ, तो एक बच्चा जो था वो तो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने चला गया, लेकिन जो गणेश, जिसको आज हम पूछते हैं किसी भी काम करने के पहले, उन्होंने केवल अपने माँ बाप का चक्कर लगाया और अपने स्थान पर खड़ा हो गया। कुछ लोगों को लगता होगा अरे ये तो बेवकूफ बना दिया, लेकिन उसने जो जवाब दिया आपको भी मजा आएगा सुन के। उन्होंने बोला कि मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही ब्रह्मांड है। तो मैं आपको ही बोलना चाहूंगा कि सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई है, जाने के बाद तो आप हमेशा याद करेंगे, लेकिन उनके रहते रहते अगर आप याद करेंगे तो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे माँ बाप जो होते हैं बिल्कुल नमक की तरह होते हैं। अगर हम खाने में नहीं डालें तो आपको बिल्कुल एहसास होगा, लेकिन ज्यादा डल जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर वो नहीं होंगे हमारे बीच तो हमें बिल्कुल एहसास होगा कि आज जैसे मेरी माँ नहीं है, मुझे एहसास होता है कि मैं माँ के लिए कुछ कर दूं। तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि भूलो तुम सभी को, पर माँ बाप को भूलो नहीं। उपकार अगणित है, इस बात को भूलो नहीं। अगर आपके माँ बाप आपके बीच हैं तो आज उनको पूजिए, उनको भगवान का दर्जा दीजिए। आप जब पूजा करते हैं तो गणेश भगवान को सबसे पहले लाते हैं, तो गणेश भगवान आपको बोल रहे हैं कि मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड अगर कोई है तो मेरे माँ बाप हैं। जब भगवान ये बोल सकते हैं तो क्या आप नहीं बोल सकते कि आपके लिए पूरा ब्रह्मांड अपने माँ बाप हैं? एक बार जब ये माँ बाप चले जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज हमारे अम्मी अब्बू, हमारे माँ बाप, हमारे मदर फादर हमारे बीच हैं, तो हम उनको क्यों नहीं याद करें? सर लेकिन आज की लाइफ में देखा जाए तो मोटिवेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं? मैं मोटिवेट रखने के लिए 1 से लेकर 0 तक के जितने भी अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको रोज पढ़ता हूं। मैं मोटिवेट हो जाता हूं। सर कैसे होता है ये? आपने भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक क्लास का एग्जाम्पल देता हूं। एक क्लास में जो सबसे बड़ा था वो होता है 9। हाँ। 1 to 10 में अगर 0 से 9 की बात करें तो सबसे बड़ा होता है 9। एक बार 9 को न जाने क्या झुचकी चढ़ी, उसने बोला कि मेरे से छोटा 8 है। उसने 8 को एक जोरदार तमाचा मारा और आवाज इतनी जोर से आई कि पूरी क्लास में वो आवाज गूंज गई। जब 8 ने 9 से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, उसने कहा मैं बड़ा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। 8 ने सोचा अरे बहुत बढ़िया, मैं भी बड़ा हूं 7 से। उसने 7 को लगा दिया। 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को लगा दिया। जैसे ही 2 ने 1 को लगाया तो अब 1 का क्या कर्तव्य था कि 0 जो सबसे छोटी फिगर है उसको भी लगाए। उसने उसको लगाया नहीं। वो 1 जो है वो 0 के आगे आके खड़ा हो गया। अब सोचिए वो 0 क्या हो गया? अब वो 0 10 हो गया, यानी वो 9 से भी बड़ा हुआ। तो 0 ने उसको बोला कि यार तू चाहता तो तू भी मुझे मार सकता था, लेकिन उसने बोला कि मैं तुझे मार देता तो मैं बड़ा थोड़ी होता। मैं बड़ा तब हुआ कि जब मैं तेरे साथ आ गया। सोचिए 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 के साथ जैसे ही 1 आ गया वो इतना पावरफुल हो गया कि अब वो 9 को भी मार सकता है, लेकिन उसने मारा नहीं। वो दोनों साथ में खड़े हो गए। तो आपको भी यही बोलना चाहूंगा, अगर आगे बढ़ना है तो किसी को झुकाने से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप उसको उठाइए, उसके साथ खड़े हो जाइए। जब 1 और 1 2 नहीं हो सकते तो 1 और 1 11 तो हो सकते हैं। वो 11 हमें बनना है। ये होता है मोटिवेशन। तो मैं जो मोटिवेट होता हूं इन फिगर से होता हूं, इन अल्फाबेट से होता हूं। सर एक सक्सेसफुल कोचिंग को चलाने के लिए आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए ग्रोथ तो हमारी स्टूडेंट से ही है। अगर कोई कहें कि फाइनेंशियल ग्रोथ, तो फाइनेंशियल ग्रोथ मैं मानता नहीं हूं कि फाइनेंशियल ग्रोथ कोई ग्रोथ होती है। अगर आपकी मेंटल ग्रोथ अच्छी है तो सब अच्छा है। मेंटल ग्रोथ तब होती है जब आपके स्टूडेंट आपके पास आए, पढ़ें, पढ़ने के बाद सिलेक्ट हो, उसको हम ग्रोथ मानते हैं। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कोचिंग में आए। हम अपनी फीस भी इसीलिए लिमिटेड रखते हैं कि जब हम कम फीस रखेंगे तो टर्नओवर बड़ा होगा। जितना कम फीस होगा उतने ज्यादा बच्चे आएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतने ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे। और सिलेक्शन जो है हर चीज का मूल मंत्र है। अगर आप सिलेक्ट होना बंद हो जाएंगे, अगर स्टूडेंट पास होना बंद हो जाएंगे, तो अगले साल से हमारे यहाँ बच्चे आना भी कम हो जाएंगे। ये मूल मंत्र हर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि आपका जो फीडबैक है
वो आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। जिस दिन आपके स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में जाना कम हो जाएंगे उस दिन नेक्स्ट ईयर से बच्चे आना बंद हो जाएंगे। लेकिन आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसका फ्रॉड भी कर रहे हैं। फ्रॉड कैसे कर रहे हैं कि एक भेड़ चाल हो रही है कि सबको टॉपर दिखाना है। अब सोचिए किसी भी एग्जाम में अगर कोई टॉपर होगा उसको भी वही जॉब मिलेगी, जिसके कम मार्क्स होंगे उसको भी वही जॉब मिलेगी। लेकिन टॉपर का आंकड़ा जो है भले ही वो हम पेड तरीके से अपनाएं, भले हम उसको खरीद के अपनाएं और एक पोस्टर पे फोटो लगा दें, वो कहीं ना कहीं गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि टॉपर नहीं निकलने चाहिए। हमारी कोचिंग से भी पिछला जो बिफोर लास्ट ईयर का जो पटवारी था एमपी टॉपर, वो हमारी कोचिंग से था। अभी 2024 में जो एमपीपीएससी का टॉपर है अंकिता, वो भी हमारी कोचिंग की थी। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका शोकेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पेड तरीके से खरीद के जब आप शोकेस करेंगे तो गलत है। ये मैं नहीं बोल रहा। जब अंकिता सिंह जिसने इस बार एमपीपीएससी का टॉप किया, जैसे ही उसका रिजल्ट आया केवल उसकी मेरे से फोन पे बात हुई, मैंने उसको बधाई दी। बधाई देने के बाद अंकिता से मेरी कोई बात नहीं हुई। अंकिता 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 अलग अलग इंस्टीट्यूट में गई और वहां पर उन लोगों ने उनको शोकेस किया। लास्ट में अंकिता ने बोला कि सर मैं आपकी कोचिंग में भी पढ़ी हूं लेकिन आपने कभी भी इस प्रकार का इवेंट नहीं किया। मैंने कहा हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने अंकिता का इवेंट किया। जब अंकिता हमारे आई तो अपने इवेंट में उसने ये बोला कि सावधानी कोचिंग से भी मैं पढ़ी थी 2019-20 में, लेकिन कभी भी शोकेस नहीं किया। तो शोकेस के पीछे भागना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको शोकेस का तरीका अपनाना है कि वो बच्चे खुद अपने मुंह से बोले कि हम इस इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं, ना कि हम बार बार चीख चीख कर बोले कि वो हमारी स्टूडेंट है। वो डिपेंड नहीं करता। सर ऐसे ही काफी आपके स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, तो आप कुछ अपने स्टूडेंट की ऐसी सक्सेस स्टोरीज के बारे में हमें बताइए। एक स्टूडेंट था सनी नाम का। वो सनी जो था वो आज भी भोपाल का एक एरिया है पंचशील नगर, वहां पर एक पान मसाले की जो गुमटी होती है आपने सुना होगा, जहां सिगरेट भी मिल जाती है, पान गुटके होते हैं। हालांकि ये सब गलत है, लेकिन वो बेचारा वो चलाता था, अपना जीवन यापन करता था। जो सनी था उसके हाथ जो थे वो तो सही थे, लेकिन पैरों से वो विकलांग था। वो एक स्पेशल पर्सन था। उस स्पेशल पर्सन के जो पिताजी थे बार बार उसको बोलते थे कि सनी तूने ग्रेजुएट तो हो गया है, तू ग्रेजुएशन कर लिया है, अब तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। वो कहता था मैं दुकान से फ्री नहीं होता हूँ। उसके पिताजी एक बार जबरदस्ती लाए, मैं भी उस समय था इंस्टीट्यूट में, उनके पिताजी ने मुझे उसका हाथ दिया अपने हाथ में, कहा बेटा ये मेरा बेटा है, तू भी मेरे बेटे की तरह है, अब तुझे पढ़ाना, इसको पढ़ाना तेरे जिम्मे में, ठीक है। जैसे और बच्चे पढ़ते थे वैसे ही वो पढ़ते थे। ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि सनी जब पास हुआ तब उसने ये चीज बताई। सनी ने बोला कि मैं इतना पढ़ाई में लीन हो गया कि मैंने और कुछ चीज नहीं देखी, मैंने दुकान भी छोड़ दी, मैं केवल पढ़ने आता था। जिस दिन मेरा एग्जाम था, सनी आज बैंक में है, जिस दिन उसके बैंक का एग्जाम था उसके एक दिन पहले नाइट में सनी के फादर एक्सपायर हो गए। अगले दिन जिस दिन उसका एग्जाम था उस दिन उसके पिताजी की अंत्येष्टि थी। अब वो बड़ा ही असमंजस में था कि जिस पिताजी ने उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया, वो उस पिताजी की अंतिम यात्रा में शामिल हो या गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जाए। मुझे बताते हुए दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। वो अपनी पिताजी की अंतिम यात्रा में नहीं गया, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने संडे को गया। मित्तल कॉलेज के पास में एक कॉलेज था, वहां पर उसने एग्जाम दिया। उस एग्जाम को देने के बाद वो पास हुआ। जब पास हुआ तो उसका जो सक्सेस स्टोरी है हमारे सावधानी कोचिंग के यूट्यूब पेज पर भी आपको मिल जाएगी। आप जरा उस स्टोरी को सुनिएगा। उस स्टोरी में उस सनी ने बोला है कि मुझे उस समय बड़ा दुख हो रहा था कि मैं अपने पिताजी के अंतिम यात्रा में नहीं गया, लेकिन आज मेरे पिताजी जहां भी होंगे मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मैं तो चला गया लेकिन तूने कम से कम मेरे चक्कर में अपना फ्यूचर स्पॉइल नहीं किया। जो उसके पिताजी की अंतिम इच्छा थी वो उस बेटे ने पूरी की। आज वो जॉब कर रहा है और उस पंचशील नगर से निकल के आज उसके पास खुद का एक मकान है, एक इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स में रह रहा है। उसकी माँ भी खुश, उसकी वाइफ भी खुश, उसके आने वाले जो पीढ़ियां हैं बच्चे वो भी खुश। तो इस प्रकार की जो जिंदगी होती है जो सनी ने जी है, ऐसे बहुत सारे मैं एग्जाम्पल बता सकता हूं कि संत नगर में एक विनोद नाम का व्यक्ति था। वो फुटपाथ पे कपड़े बेचता था, छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो वहां बेचता था। उसके पिताजी ने उसको मोटिवेट करके कोचिंग भेजा। आज वो आईडीबीआई बैंक में स्केल फॉर ऑफिसर यानी चीफ मैनेजर। ये तो मैं 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मैं एग्जाम्पल देना चालू करूं तो शायद अपना पूरा शो इसी में ही खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत करके अपना फ्यूचर बनाते हैं, नाम हमारा हो जाता है, काम उनका होता है। बिल्कुल सर, आपके ओपिनियन के हिसाब से कोई भी मेल स्टूडेंट सक्सेस कैसे पा सकता है? मैं अपनी क्लासेस में भी बार बार बोलता हूं कि अगर किसी भी लड़के को गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होना है वो टकला हो जाए, पास हो जाए। आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि मैंने क्या बोल दिया। आप सोचिए अगर कोई भी टकला व्यक्ति है, क्या वो मॉल जाएगा, किसी की शादी में जाएगा, क्या घूमने जाएगा,
क्या अपनी एक्स को या करंट को घुमाने जाएगा? शायद नहीं जाएगा। और वो दिन भर कहाँ बैठा रहेगा? घर पे। घर पे अगर वो बैठेगा तो करेगा क्या? लड़कों के पैर घर पे नहीं टिकते हैं, आपको मालूम होगा। लड़के कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी बुलेट से जाएंगे, कभी बाइक से जाएंगे, कभी फ्रेंड्स के साथ जाएंगे। अपना ज्यादातर टाइम यंगस्टर घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, पार्टीज में बिता देते हैं। टकला व्यक्ति कभी भी पार्टीज नहीं करेगा, वो घर में बैठेगा, और घर में बैठेगा तो पढ़ेगा। लड़कों के केस में आपने देखा होगा कि लड़के जुलाई से नहीं पढ़ते। लड़के जब एग्जाम होता है उनका फरवरी या मार्च में, तो जनवरी से पढ़ना चालू करते हैं और टॉप कर लेते हैं। तो बस उसी प्रकार से 2-3 महीने जब वो टकला रहेगा, उस टकले के बीच में जब वो पढ़ेगा तो वो पास हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक चीज है, लेकिन इसके अंदर क्या ये वुमेन के लिए भी अप्लाई होगी या उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज अलग है? अगर हम ये बोले कि लड़कियां भी टकली हो जाएं तो पास हो जाएंगे, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है देखने में अच्छा लगेगा? लड़का टकला चल जाएगा, लेकिन लड़की कभी भी टकली नहीं चलेगी। तो मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूंगा कि ये जवाब जो था आपके लिए नहीं था। लड़कियों को अगर सिलेक्ट होना है तो जो आपके हाथ में एक काला कलर का या सफेद कलर का एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का दिन भर आपसे जो चिपका रहता है, जो आपके दिन भर का साथी है, सुख में भी काम आता है, दुख में भी काम आता है, हंसाता भी है, रुलाता भी है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप सक्सेस मिल जाएगी आपको। लड़कियों को टकली नहीं होना, लड़कियों को अपना मोबाइल छोड़ना है। अरे आप सोचो, दिन भर सुबह दिन शाम अगर केवल हम व्हाट्सएप खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, दिन भर अगर हम सोशल मीडिया पे ही रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कब? मैं ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया पे काम नहीं होते। सोशल मीडिया आज भी अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी है जितनी देर आप उसका काम करें। आज भी अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कॉपी पेन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप ऑफलाइन की तरफ नहीं आएंगे तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो लड़कियों से मेरा निवेदन है कि ऑफलाइन कनेक्ट हो, पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा जोर दें तो आप पास हो जाएंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि इन सब चीजों से दूर रहे, लेकिन आज एक बात देखनी पड़ेगी कि चाहे वो 4 साल का बच्चा हो या 40 साल का बुढ़ा हो, हर इंसान दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। और किसी भी व्यक्ति का एवरेज वॉच टाइम अगर एक स्क्रीनिंग टाइम निकाला जाए तो 4 से 5 घंटा इजीली है। तो यानी इसको इतनी आसानी से छोड़ना तो बिल्कुल किसी की बस की बात है नहीं। तो इस चीज से कैसे बचा जाए, कैसे धीरे धीरे करके इस आदत को छुड़ाया जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मोबाइल को छोड़ दीजिए। अगर मोबाइल को आप छोड़ देंगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मोबाइल जरूरी है। आज आप मेरा वीडियो भी अगर देख रहे होंगे तो यहाँ तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किसी ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बंद करो और मेरा वीडियो बंद करो। वीडियो तो पूरा देखो, वीडियो मत छोड़ना। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसके पीछे चुनना आपको है कि पहले क्या। एक बार अगर फ्यूचर बन गया फिर तो आप कुछ भी करो, कोई मनाही नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है। किसी भी स्टूडेंट की सफलता जो है इन 4 साल में ही डिपेंड करती है। जब आप 18 साल के हो गए हैं, जब आप 12th पास हो गए हैं, आने वाले 4 साल 18 से 22 साल तक, या फिर फर्स्ट ईयर से लेकर ग्रेजुएशन तक, ये वो 4 साल है कि आपको ये सोचना है कि ये 4 साल अगर आपने मेहनत कर ली तो आने वाले 40 साल आपको आराम करना है। लेकिन अगर ये 4 साल आपने मौज मस्ती में बिता दिए, सोशल मीडिया पे बिता दिए, घूमने फिरने में बिता दिए, डिजिटल मीडिया पे आपने प्रमोशन में बिता दिए, अपनी लाइक्स और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट में बिता दिए, शायद आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको बस ये सोचना है कि इन 4 साल मेहनत करने के बाद आने वाले समय में 40 साल तक आपको टेबल के उस तरफ बैठना है या इस तरफ बैठना है। टेबल के उस तरफ यानी 4 साल मेहनत करने का जॉब ले लो और उस तरफ बैठ जाओ, या फिर 40 साल तक उन्हीं ऑफिसर के आगे जाके इस तरफ बैठ के अपने काम करवाना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको 4 साल करने हैं या 40 साल करने हैं। सर, आज की लाइफ में देखा जाए तो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो किसी भी काम पर अपना फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या वो बाहर जाना, ट्रैवल करना, दुनिया को एक्सप्लोर करना उनके लिए सही चीज है या नहीं है? कि अगर आप तेज चलना चाह रहे हैं तो अकेले चलें, और अगर आपको दूर तक जाना है तो किसी के साथ चलें। उसी प्रकार से अगर आपको बहुत लंबा चलना है, बहुत दूर तक जाना है, तो आप एक साथ पकड़िए। वो साथ किसी का भी हो सकता है। किसी को ऐसा लगता है कि मुझे जॉब का साथ चाहिए, किसी को ऐसा लगता है कि वाइफ का साथ चाहिए, किसी को लगता है अपना पसंदीदा आदमी का साथ चाहिए। उसके साथ आगे बढ़िए, उसके साथ आगे चलिए। और मैं ये नहीं बोल रहा कि घूमना फिरना गलत है। मैं तो कह रहा हूं अगर आप पढ़ रहे हो तो एक समय अपने लिए निकालो। आपको मॉल जाना है, आप मॉल होके आओ, लेकिन इतना नहीं कि दिन भर वहीं बैठे रहो। अगर आपको भोपाल में रहते हैं या किसी और शहर में रहते हैं, आपको लग रहा है मुंबई जाना है, होके आइए। गोवा जाना है, होके आइए। लेकिन दिन भर गोवा में बैठे ये सही नहीं। आपको अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए निकालना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को रात को पढ़ने की आदत होती है, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं। तो हर किसी का तरीका अच्छा होता है। कुछ लोग आधा घंटा पढ़ते हैं, 15 मिनट घूमते हैं, फिर आधा घंटा पढ़ते हैं। यहाँ पर यह है कि कुछ लोग अगर हफ्ते भर पढ़ते हैं
तो एक दिन का ब्रेक चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे 1-2 महीने कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद 10 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। बस ये ब्रेक बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी सीटिंग पे बैठे हुए हैं, उठ के आप एक मिनट का पॉज ले लीजिए, 1 मिनट अपने आप को आराम दीजिए। ये वो चीज है जो आपको रिचार्ज करती है। अगर मोबाइल जो है बार बार चलता रहता है तो कहीं ना कहीं गर्म हो जाएगा और फटने के चांसेस हैं। उसी प्रकार से हम मोबाइल को रिलैक्स कराते हैं, थोड़ी देर शांत करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक किसी भी प्रकार का होगा, बट ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ाई से आपका फ्यूचर तो बन जाएगा, लेकिन आप उस फ्यूचर में अपने आप को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आजकल ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कुछ चल रहा है तो ट्रैवल इंडस्ट्री चल रही है। सबसे ज्यादा बूम पे अगर कोई और है तो वो ट्रैवल है। आप सोचिए, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम है आपसे काम लेना, वो आपसे काम तो लेती है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आपने सुना होगा, एक एलटीसी देती है, एक एलएफसी देती है। उसका मतलब है कि हर 2 साल में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको बोलती है आप जाओ, अपने परिवार वालों को ले जाओ, अपने लव वंस को ले जाओ और घूम के आओ। भले देश में घूमना है, भले विदेश में घूमना है, सरकारी खर्चे पे घूमे आओ। तो मैं आपको ही बोल रहा हूं, आप भी घूमने जाओ, लेकिन अपने खर्चे पे मत जाओ। एक बार आप गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, उसके बाद सरकार आपको घुमाएगी। अगर आप रेलवे में जाओगे तो आपको बताना चाहूंगा, पूरे इंडिया में आप रेलवे में किसी भी स्थान पर चले जाओ, आपका आना जाना फ्री है। अगर आप यूपीएससी या पीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आप किसी भी एरोप्लेन में, खासतौर से इंडियन एयरलाइंस में अगर आप जाते हो तो आपकी जर्नी फ्री है। अगर आप बैंक में आते हो तो बैंक में हर 2 साल में एक एलएफसी मिलती है। लगभग 4-4, 5-5 लाख रुपए एक स्टाफ को दिया जाता है कि आप चाहे तो ट्रेन में जाएं, आप चाहे तो 5 स्टार होटल में रहें, अपना फ्यूचर बनाएं। तो घूमना बहुत जरूरी है, घूमते रहिए। तो सर, क्या आप भी ऐसा टाइम निकाल के ट्रैवल के लिए जाते हैं या नहीं? मैं तो बहुत जाता हूँ, बहुत जाता हूँ, और ज्यादा अच्छा मुझे अपनी वाइफ के साथ लगता है। वाइफ के साथ जाता हूँ, उसके बाद दोस्तों के साथ जाता हूँ, फैमिली के साथ जाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक चार्टर्ड बुक किया था हमारी फैमिली के लिए, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरे परिवार के बच्चे। हमने एक अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन बुक किया था और हम पूरे परिवार के साथ घूमने गए। वो एक अलग ही आनंद देता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी हो। मैं कह रहा हूं, अगर आप किसी झोपड़ी में भी बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ अगर बैठ के एक सूखी रोटी भी खाते हैं, वो भी बहुत आनंददायक होती है। सर, आज के इस पॉडकास्ट के अंदर आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो आज के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देती हैं। बहुत से लोगों को इस चीज़ को देख के बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। आपने बिल्कुल काफ़ी स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी और आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो बिल्कुल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे आपने बताया कि प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना चाहिए, कि क्या चीज़ पहले ज़रूरी है उस चीज़ को आप पहले करो, कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है। मोबाइल के एडिक्शन के बारे में आपने डिस्कस करा कि मोबाइल को, हर चीज़ का एक्सेस जो होता है वो आपकी लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। हर चीज़ को आप करो लेकिन लिमिट के साथ करो, कि एक टाइम टेबल बना लो कि उस चीज़ में उसको आपको इन्वेस्ट करना है, कि हर चीज़ के ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। बिल्कुल। तो और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने बताया कि टेक्नोलॉजी से आप लोग कैसे अपडेट रहते हो और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ट्रेंड को फॉलो करना भी ज़रूरी है। लेकिन एक बात बताइए, आप इस टाइम पे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वो फॉलो करे और अपने आगे लाइफ में उस चीज़ को लेकर चले? यूथ को मैं मैसेज देता हूं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो दुनिया है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है और उसका जो एडमिन है भगवान है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया में आप खुशियों को फॉरवर्ड करते जाइए, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो खुशियों को फैलाते जाइए। जितनी ज्यादा आप खुशियां फैलाएंगे, आपको खुशियां अपने आप मिलेंगी। बस स्टूडेंट्स को मैं यही मोटिवेट करने के लिए यही वर्ड्स बोलूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार दीवालों पर और फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।